हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी पर अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि आपके पेपर में भी ज़्यादा समय बचा नहीं है। 18-19 जून ही मान के चलिए आप। ठीक है, अभी कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन 18-19 जून ही आप मान के चलेंगे। जो चीज़ें हम आपको अक्सर वीडियो में बताते रहते हैं। तो इस समय हम आपके यूपी स्पेशल में पढ़ रहे थे, जो हमने जीके कैप्सूल सीरीज चलाई थी, उसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कर रहे हैं। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था आज का टॉपिक है, जो हम आज पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। वो सारे एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। इससे पहले हमने आपका राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जिसमें आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ये बोरिंग टॉपिक नहीं है। जैसा कि आपका प्रशासनिक संरचना था, वो थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा सा बोरिंग था, लेकिन ये नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसमें आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, आपके गांव घर से रिलेटेड है। तो ये आप जान पाएंगे, ठीक है, अपने क्षेत्र से रिलेटेड है इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने की 100% संभावना है। आप एक बार ये सोच लीजिए कि हो सकता है आपका प्रशासनिक संरचना से क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन यहाँ से आपका आएगा, क्योंकि ये आपका एक ग्रामीण, मान सकते हैं कि एक पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और वीडियो का एग्जाम भी आपका क्या है, आप वीडियो का अगर फॉर्म जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि वीडियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, आगे आगे देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था हमने पूरी पढ़ा दी है, आपकी राजनीतिक संरचना भी पढ़ा दी है, प्रशासनिक भी पढ़ा दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपके कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हम पिन कर देंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे वीडियो की लिंक पड़ेगी, जो आपके वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात की पंचायती राज प्रणाली की। तो पंचायती राज जो प्रणाली है, इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 4 में। संविधान में कितने भाग हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संविधान के भाग 4 में, ठीक है, और आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में भाग 4 की बात करें, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, ये 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये आप भी जानते होंगे। ये ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से। नागरिकता का बनेगा कि किस भाग में है, किससे किस अनुच्छेद तक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में आते हैं, किस भाग में आते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे भाग 4 में जो आपका आता है डीपीएसपी आता है, ये याद रखिएगा, इसको डीपीएसपी भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। और ये अनुच्छेद आपका 36 से 51 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, एक अनुच्छेद 40 आपका आता है। उसमें क्या बात की गई है, देखिएगा अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पूरी बात क्या की गई है अनुच्छेद 40 में, कि राज्य भारत के अंदर, ठीक है, राज्य भारत के अंदर पंचायतों का गठन करें। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, जितने भी क्या है, राज्य भारत के अंदर पंचायतों का गठन करें, वो समय समय पर शक्तियां प्रदान करें। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर सभी राज्यों में पंचायत का गठन होना चाहिए और समय समय पर उन्हें उनकी शक्तियां मिलनी चाहिए। तो हम बात करेंगे तो सबसे ऊंचे स्तर पर हमारा क्या आता है, एक मिनट, सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, केंद्र सरकार आता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। फिर आती है राज्य सरकार, फिर आता है क्षेत्रीय स्थानीय सरकार, जिसमें हमको ये पढ़ना है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है, ये पढ़ने का है। क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार की बात करें तो हमने क्षेत्रीय स्थानीय सरकार को 2 भागों में बांटा है। एक आपका पंचायती राज है, ठीक है, एक आपका पंचायती राज है और एक नगर निकाय है। पंचायती राज के अंतर्गत हम 3 स्तर पर इसको पढ़ेंगे, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। और यहाँ अगर हम बात करें कि नगरीय निकाय में, तो नगरीय निकाय में हम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की बात करेंगे। तो सभी चीज़ों को भी हम एकदम डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो ये याद रखिएगा, पंचायती राज के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पंचायती राज ही पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और सारी चीज़ें आप देखेंगे आगे। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो छोटा छोटा लिखा है, इसके बारे में चिंता मत करिएगा, क्योंकि देखिए छोटा नहीं लिखते तो फिर बोर्ड पे आता नहीं, 2-3 स्लाइड मुझे बनानी पड़ती। तो इसलिए एक ही स्लाइड में हम सोचे 2 स्लाइड में आपका काम हो जाए। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। पहले इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए, फिर हम नीचे बताते हैं। नीचे अनुच्छेद आए हैं और जितनी भी समितियां हैं आपको सारी समितियां याद करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में है। और भाग 4 में कितने अनुच्छेद आते हैं, 36 से 51 तक आते हैं पूरे अनुच्छेद। और इसी के अंतर्गत डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51 तक हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आपका आता है पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 40 में हमने बता दिया क्या है कि राज्य जो है भारत के अंदर सभी जो है अंदर पंचायतों का गठन करे और समय समय पर उन्हें शक्तियां प्रदान करे। ये चीज़ें अनुच्छेद 40 में आपकी कही गई है। और बात करें, केंद्र सरकार सबसे ऊपर होता है, फिर राज्य सरकार, उसके बाद क्षेत्रीय स्थानीय सरकार, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, क्षेत्रीय स्थानीय सरकार को पढ़ना है। क्षेत्रीय स्थानीय सरकार को हमने 2 भागों में बांटा है। एक बांटा है हमने पंचायती राज, एक नगरीय निकाय। तो पंचायती राज को हमने 3 भागों में बांटा है।
जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ऐसे ही हमने नगरीय निकाय को बांटा है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि पीसीएस तक का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। और जो हमने 2 पार्ट आपके पहले पढ़ा दिए हैं, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ से पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर लगभग देखा है तो उसमें पीसीएस में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपके। चलिए अब बात करते हैं क्या लिखा हुआ है आगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1943, अंडरलाइन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम क्या है, 1947 में पारित हुआ। लेकिन पंचायतों की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1949 से प्रारंभ हुआ। तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमने क्या बात की कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ। ठीक है, पारित हुआ, लेकिन लग गया यहाँ पर, लेकिन पंचायतों की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1949 से प्रारंभ हुई। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, एक बार और देखिए, एक बार और देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ, लेकिन जो पंचायतों की स्थापना है ये 15 अगस्त 1949 से प्रारंभ हुई। ये सारी डेट आपको याद रखनी है। फिर पहली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट समिति आती है, अक्सर पूछी जाती है, बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आपका बन जाता है कि कौन सी समिति किस चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति की बात करेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति क्या था, तो हमने क्या देखा कि इनकी सिफारिश पर, जो बलवंत राय मेहता थे, इनकी सिफारिश के आधार पर विकेंद्रीयकरण के सिद्धांतों के अनुरूप, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961, ठीक है, क्रियान्वित किया गया। इतनी चीज़ें आप याद रखिए। एक बार और ध्यान से सुनिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के अनुरूप, विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बनेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे कि इस अधिनियम के आधार पर, ठीक है, ये जो अधिनियम था इसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति है, ये बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत ही है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था, तो इन्होंने पहला बताया था ग्राम स्तर, दूसरा बताया था ब्लॉक स्तर और तीसरा बताया था जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पर क्या हमारा होता है, 1 मिनट, ग्राम स्तर पर हम ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, ग्राम समिति को पढ़ेंगे, ग्राम समिति को पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत को, ग्राम स्तर पर हम ग्राम पंचायत को पढ़ेंगे, ब्लॉक स्तर पर ग्राम समिति को पढ़ेंगे, और जो है जिला स्तर पर हम क्या पढ़ेंगे, जिला स्तर पर पढ़ेंगे जिला परिषद को। ये पंचायत समिति कर लीजिए, पंचायत समिति। तो हम बात कर रहे थे, 1 मिनट, ओके, तो हम बात कर रहे थे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, जिला स्तर पर हमारा क्या होता है, जिला परिषद होता है। तो इसको भी देख लीजिएगा, जिला परिषद। तो ये चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे, ये हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जिला परिषद, ओके। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की थी, त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। और इन्होंने, इनके अगर पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी, तो त्रिस्तरीय की बात की थी। अभी हम 2 स्तरीय भी पढ़ेंगे कि किसने 2 स्तरीय की बात की थी। फिर बात करेंगे इस अधिनियम के आधार पर त्रिस्तरीय गठन की बात की गई, एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और एक चीज़ आपको ये थोड़ा सा नीचे की लाइन नहीं दिख रही होगी, तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। ध्यान से देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ नागौर राजस्थान यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, नागौर राजस्थान, राजस्थान में एक नागौर पड़ता है स्थान, वहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 2 अक्टूबर 1959 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? नागौर राजस्थान को। नागौर राजस्थान में कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। अगर यहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर इसी के बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर लिखे देते हैं 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा उत्तर प्रदेश की अलग से है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी, सबसे पहले कब की गई थी। तो हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। तो बलवंत राय मेहता, ये पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो पंचायती राज समिति से, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर देख लिया। इन्होंने त्रिस्तरीय की सिफारिश की थी। पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय संकल्पना किसने दी थी, तो इन्होंने दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसको देख लीजिए। फिर हम आते हैं आगे। तो आगे हमने क्या देखा है, ध्यान से देखिएगा, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की बात करें तो इन्होंने जो है पंचायती राज की असफलता के कारण इसका गठन किया गया था। जब पंचायती राज की असफलता के कारण इसका गठन कब किया गया था? 1977 में। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, 1977 में। तो हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति जो थी, तो पंचायती राज में असफलता के कारण इस समिति का गठन किया गया था, अशोक मेहता समिति का, 1977 में। और इन्होंने 2 स्तर की बात की थी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी, केवल 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात की थी, एक जिला स्तर, एक ब्लॉक स्तर की, ठीक है। इन्होंने ग्राम स्तर की बात नहीं की थी, याद रखिएगा। इन्होंने ग्राम स्तर की बात नहीं की थी। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है। ये जहाँ तक हमने अभी जाना है, तो याद रख लीजिए इसको, पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये पूछा जाता है, दो स्तर की बात किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी। 3 स्तर की बात किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसको याद रखिएगा, जिला परिषद। तो ये हमारी हो गई कुछ समितियां जो हो गई पंचायती राज से संबंधित थी। अब कुछ अन्य समितियां हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है, दे देगा समितियों के नाम, तो पूछेगा ये किससे संबंधित समिति है। तो एक समिति है आपकी राव समिति, ये 1985 में। सिंघवी समिति, ये 1987 में, ठीक है। और पीके थुंगा समिति 1988 में। ये तीनों समितियां जो हैं, ये तीनों समितियां, और एक अशोक मेहता समिति और एक बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये गलत मत करिएगा, ठीक है। ये पंचायती राज से संबंधित है, तो ये गलत मत करिएगा। ये पूछा जाता है कि समितियों के नाम देखिए, पूछ लिया जाता है किस चीज़ से संबंधित समिति है। तो हमने इतनी चीज़ें देख ली, पंचायती राज प्रणाली को देखा, बलवंत राय मेहता समिति को देखा, अशोक मेहता समिति को देखा कि इसका गठन इसकी असफलताओं के बाद किया गया था, जब चीज़ें सफल नहीं हो पाई थी। तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। और इन्होंने 2 स्तर की बात की थी, ठीक है। 2 स्तर की बात की थी, किसकी? जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की। इन्होंने ग्राम स्तर की बात नहीं की थी। और कुछ समितियां और हैं, राव समिति, सिंघवी समिति और पीके थुंगा समिति। ये जो है, ये भी आपकी संबंधित है पंचायती व्यवस्था से, ठीक है, पंचायती प्रणाली से संबंधित है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें आपको भूलने वाला कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भूलेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है 64वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। 64वां संविधान संशोधन 1989 में किस चीज़ की बात की गई थी? यहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। लेकिन हुआ क्या था, जो ये था 64वां संविधान संशोधन हुआ जो उसमें, तो इसमें जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की थी? राजीव गांधी के समय में ऐसा हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इस समय कौन थे आपके? राजीव गांधी जी थे। तो ये भी लिख लीजिए, इस समय कौन था? राजीव गांधी के समय पर लिख देते हैं, राजीव गांधी के समय पर। प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो हमने क्या देखा, 64वां संविधान संशोधन 1989 ये राजीव गांधी के समय में लाया गया था, ठीक है। राजीव गांधी के समय में लाया गया था। किसके उद्देश्य से? उद्देश्य क्या था इसका? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाना। इसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज जो था आपका संवैधानिक दर्जा दिलाना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसको लोकसभा से मंजूरी तो मिल गई थी, ठीक है। लोकसभा से क्या हुई थी? मंजूरी मिल गई थी, मंजूर हो गया था। लेकिन राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, राज्यसभा से क्या हुआ था? मंजूरी नहीं दी गई थी। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो एक संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, राजीव गांधी जी के समय में। उद्देश्य क्या था? 64वां संविधान संशोधन 1989, इसका उद्देश्य था कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज प्रणाली जो है, इसको संवैधानिक दर्जा दिलाएंगे। राजीव गांधी के समय की बात है। और यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा के द्वारा मंजूरी तो मिल गई से, लेकिन राज्यसभा के द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है 73वां संविधान संशोधन 1992, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये संशोधन किसके समय हुआ? याद रखिए, इस समय थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ये मत भूलिएगा, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव थे इस समय प्रधानमंत्री।
तो इसको याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 आया क्यों? क्योंकि एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया और ये पूछा ही जाता है। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कौन सा संविधान संशोधन आया? 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए ये आपकी प्रक्रिया में था तो बता दिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर कभी कभार पूछ भी लेगा कि 64वां संविधान संशोधन तो आप बता देंगे, लेकिन अगर यहाँ से रिलेटेड पूछा जाता है संविधान संशोधन को तो वो 73वां है। ठीक है, 73वां है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था। तो इतना याद रखेगा। और ये लागू कब हुआ था तो ये भी देख लीजिए। सबसे पहले ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। 1992 में ये अधिनियम आया था, संशोधन हुआ था और 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेट से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके कि 24 अप्रैल को क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो यह भी हम आगे बता देंगे आपको। तो हमने क्या देखा कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और हम बात करेंगे कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये किस लिए आया था? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से आया था। अब बात करेंगे कि इसमें बात क्या की गई थी, इसमें कितने अनुच्छेदों को जोड़ा गया था? इसमें अनुच्छेद 243A से 243O तक अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। साथ में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने होते हैं? 29 होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और क्या हुआ इसमें 243A से 243O तक अनुच्छेद जोड़े गए, साथ में 11 अनुसूचियां जोड़ी गई और 29 विषय थे जिसमें। तो ये चीज़ें आपके लिए कंफर्म हो गई। पूछा जाता है एग्जाम में कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। आज वैसे ही जोड़ सकते हैं, 9 2 11 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उद्देश्य क्या था ये लाने का कि संवैधानिक दर्जा दिलाना है पंचायती राज को। फिर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया था 73वें संविधान संशोधन में? त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ भी त्रिस्तरीय प्रणाली का ही प्रावधान किया गया था, यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर ये तीनों चीज़ों की बात की गई थी। इन्होंने भी त्रिस्तरीय प्रणाली को इस संशोधन में भी माना गया था 73वें में। और यहाँ पे क्या था, इसमें यह कहा गया था कि चुनाव जो है इनकी यहाँ के सदस्यों का जो है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। चुनाव की हम बात करें तो कहा गया था कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा, याद रखिएगा इसको। यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया और तीनों स्तर पर यहाँ पर बात किया गया है कि तीनों स्तर पर चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। तीनों स्तर पर चुनाव, तीनों स्तर पर चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होगा। इतनी चीज़ें आप याद रखिए। तीनों स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। अगर यहाँ पर इनके सदस्य जो चुनाव लड़ेंगे उन सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अब बात करें इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। अगर कहा जाए कि किसी भी दशा में अगर भंग हो जाता है, ये पंचायत भंग हो जाती है, ठीक है, अगर कहते हैं हम कि किसी भी दशा में अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है, दोबारा चुनाव कराना आवश्यक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो हमने देखा इसमें सदस्यों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? सदस्यों की कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष। अगर समय से पहले अगर कभी पंचायत जो बीच में भंग हो जाती है तो भंग होने से 6 माह के अंदर तक चुनाव कराना अनिवार्य है। यहाँ पर लिख देते हैं, चुनाव कराना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें कही गई हैं आपके 73वें संविधान संशोधन में, याद रखेगा। अब हम बात करें इसमें क्या है, महिला आरक्षण की भी बात की गई है पंचायत स्तर पर कि 1/3 महिला आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और यहाँ पर SC ST के लिए भी आरक्षण की बात की गई है, इसको भी याद रखिएगा। तो महिला आरक्षण 1/3 है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। ठीक है, महिला आरक्षण क्या है? 1/3 है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर क्या था, त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान हुआ था और कहा गया था कि तीनों स्तर पर जो है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। और यहाँ भी जो चुनाव लड़ेगा सदस्य उसकी आयु कितनी होगी? 21 वर्ष होगी और कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगर पंचायत भंग हो जाती है बीच में किसी भी कारण से तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहाँ महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया गया और SC ST के लिए भी आरक्षण की सुविधा की गई है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया। ठीक है, 1994 पारित किया गया, जो प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ कह सकते हैं, प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ कह सकते हैं, यहाँ पर लागू। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक जो है 1994 में पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम बात करेंगे कि 23 अप्रैल 1994 की, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि 23 अप्रैल 1994 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें कि पंचायतों का चुनाव कब से शुरू हो गया। ये 1995 से पंचायतों का चुनाव होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। तो एक बार और देख लीजिए, हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 में पारित हुआ, जो उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को प्रवृत्त हुआ या लागू हुआ। अब हम बात करेंगे 23 अप्रैल 1994 को। तो इसमें क्या है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यानी कि स्थापित किया गया, और पंचायतों के चुनाव 1995 से होना शुरू हो गए। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखी गई है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम सीधे आएंगे अपने त्रिस्तरीय जो हमने देखा है यहाँ पर। सबसे पहले हम आएंगे जिला स्तर पढ़ेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पढ़ेंगे, फिर ग्राम स्तर पढ़ेंगे। जितना हम पढ़ पाएंगे आज पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि नगर से संबंधित भी हमें पढ़ना है, नगर पंचायत भी पढ़ना है, नगरीय निकाय को भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पंचायती राज दिवस लिख लीजिए कहीं पे। चलिए अभी हम लिख देते हैं, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। तो आगे हम सबसे पहले किसको देखेंगे, एक मिनट। सबसे पहले हम देखेंगे जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो इससे पहले आप देख लीजिए एक चीज़ कि जो हमारे यहाँ जिला पंचायत है ये कितने हैं, 75 हैं। क्षेत्र पंचायत कितने हैं, 826 है, ठीक है। जिला पंचायत 75 है, क्षेत्र पंचायत है 826 है, और बाकी जो पंचायत समितियाँ हैं वो 58,189 हैं, 58,189। देखिए कहीं कहीं ये 58,176 भी लिखा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 58,176 भी कई बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप ये याद रखिएगा ये सरकारी आंकड़ा, ये साइट से लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा कि हम देखते हैं कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है हमारी, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो उसमें क्या होता है कि जो जिला पंचायत की है वो 75 सीटें हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक ज़िले में, हर जिला पंचायत हर एक ज़िले में है, ठीक है। तो 75 है, और क्षेत्र पंचायत 826 है, और पंचायत समितियाँ कितनी हैं, 58,189, और कहीं कहीं 58,176 भी लिखा है। तो अगर एग्जाम में कहीं आपके पूछा जा रहा है और ऐसा ऑप्शन दे रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे, और जैसा कि हमने बात की 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कहीं पर। अभी लिख लेंगे यहाँ पर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। चलिए हम लिख देते हैं 24 अप्रैल, ये याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, पूछा जाता है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये इसको हम घेर देते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, ओके। तो चलिए हमने बात की त्रिस्तरीय व्यवस्था की, जहाँ पे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत 75, क्षेत्र पंचायत 826 और पंचायत समिति 58,189। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब हम आते हैं सीधे अपने जिला पंचायत पे, ठीक है। तो जिला पंचायत की हम बात करें तो जिला पंचायत जो है हमारा, ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सबसे पहले इसी का गठन होता है, ठीक है। जिला पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत समिति में सबसे पहले गठन होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सबसे पहले गठन किसका होता है, जिला पंचायत का, उसके बाद किसका होता है, क्षेत्र पंचायत का, उसके बाद किसका होता है, ग्राम पंचायत का। तो ये सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले हम जिला पंचायत इसलिए पढ़ रहे हैं, फिर क्षेत्र पंचायत पढ़ेंगे, फिर ग्राम पंचायत पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत जो है त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे पहले गठन किसका किया जाता है, जिला पंचायत का किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, 75 जिला पंचायत हैं, यानी कहने का मतलब हर एक ज़िले में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हर एक ज़िले में है, प्रत्येक जनपद में है। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक जनपद में है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। जिला पंचायत में सबसे पहले हमने बात की कि सबसे पहले जिला पंचायत का गठन होता है त्रिस्तरीय पंचायत समिति में, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में, या समिति में कह सकते हैं, पंचायती व्यवस्था में कह दीजिए, समिति मत कहिए। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में जो है सबसे पहले गठन किसका होता है, जिला पंचायत का होता है, ठीक है। जिला पंचायत में हमने क्या बात की कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 है, यानी कि प्रत्येक जनपद में जिला पंचायत है। फिर हम बात करेंगे, इनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष होता है वयस्क मताधिकारियों के द्वारा। तो ये सब आप जानते हैं भाई, वयस्क नहीं होंगे तो कैसे करेंगे, वयस्क मताधिकारियों द्वारा इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए जो आपके त्रिस्तरीय सब व्यवस्था में आए हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और
जो है जिला पंचायत, तो सबका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव किसी का नहीं है। तो हमने क्या देखा कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मतदाता के द्वारा। फिर बात करेंगे कि इसी में जो चुने हुए सदस्य होते हैं, इसी में से जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अपने में से ही जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो अपने में से ही, यहाँ पर लिख दीजिए आप कि अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा, इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और यहाँ पर जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्या अपने में से ही कर लेते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं। फिर बात करेंगे जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट आपका है कि जिला पंचायत का सचिव कौन होता है। तो जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है एवं पंचायती राज अधिकारी होता है। तो बात करेंगे सचिव की बात। सचिव की बात हमने की कि जिले का मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज अधिकारी, ये क्या होता है, जिले का सचिव होता है। याद रखिएगा, जिले का सचिव होता है। और यहाँ पर क्या है, जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत स्तर पर 6 समितियाँ कार्य करती हैं। ठीक है, 6 समितियाँ क्या करती हैं, कार्य करती हैं, इसको भी याद रखिएगा। 6 समितियाँ कार्य करती हैं। तो पहली समिति आपकी पंचायत समिति है, दूसरी है निर्माण समिति, तीसरी है नियोजन समिति, चौथी है स्वास्थ्य कल्याण समिति, पांचवी है शिक्षा समिति और छठी है जल समिति। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है सीधा सीधा कि कौन सी समितियाँ जिला स्तर के पर कार्य नहीं करती हैं, ये कार्य करती हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, जिला पंचायत स्तर पर 6 समितियाँ कार्य करती हैं। एक पंचायत समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, ठीक है, और शिक्षा समिति और जल समिति। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम जैसे कि देखते हैं, किसी भी पंचायत का सबसे पहले क्या होता है, निर्माण होता है, फिर नियोजन होता है, ऐसे याद रखिए सीक्वेंस में। किसी भी पंचायत है तो उसका क्या होगा, पहले निर्माण होगा, फिर नियोजन होगा, फिर नियोजन होने के बाद हम देखेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य देखने के बाद उनकी हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जब शिक्षा की व्यवस्था कर लेंगे तो जहाँ पे भी व्यवस्था करेंगे वहाँ पे जल होना आवश्यक है। तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। यानी सबसे पहले पंचायत को हम देखेंगे, फिर निर्माण करेंगे, फिर उसका हम क्या देखेंगे, नियोजन करेंगे, फिर उनके स्वास्थ्य को देखेंगे, फिर शिक्षा को देखेंगे, फिर जल को देखेंगे। तो ये हो गया आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत में इतना ही चीज़ें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। सचिव को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। कितने हैं, 75 हैं। और सबसे पहले किसका गठन हुआ, जिला पंचायत का हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। और 6 समितियाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नाम याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हमने जिला पंचायत देख लिया, बहुत कम था, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपका ग्राम स्तर वाला। ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा है आपका। फिर आते हैं क्षेत्र पंचायत पे। तो क्षेत्र पंचायत जो है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में दूसरे स्थान पर आता है। क्षेत्र पंचायत जो है आपका त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में दूसरे स्थान पर आता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में क्या होता है, एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है। तो इनको भी याद आप रखेंगे। अब बात करें यहाँ पर इनके विरुद्ध, जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य हैं, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य जो हैं, इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते। क्या है, 1 वर्ष के भीतर इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये 1 वर्ष तक इनको देखना है कि ये कैसे कार्य कर सकते हैं, नहीं लाया जा सकता। तो 1 वर्ष तक देखा जाता है कि कार्य कैसे करते हैं, नहीं लाया जा सकता। रुकिए, गलत हो गया, लाया जा सकता। ओके, तो 1 वर्ष तक देखा जाता है कि कैसे कार्य कर रहे हैं, किस हिसाब से है, क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ही कोई भी अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ला सकता है। ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, तो उनके याद रखिएगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यानी कि कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि ये देखा जाता है कि 1 वर्ष तक ये कैसे कार्य कर रहे हैं, तो सभी कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें चुनाव, तो हमने बात की कि चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकारियों के द्वारा। ये तो आप भी जानते हैं, उसी जो सभा क्षेत्र है, जिनका क्षेत्र है, उसी क्षेत्र के वयस्क मताधिकारियों के द्वारा ये चुनाव होता है, मतदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कार्य, इसका कार्य क्या होता है। जो क्षेत्र पंचायत है, इसका कार्य क्या होता है, क्षेत्र पंचायत जो है जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। इन दोनों को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है, याद रखिएगा। तो क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्य क्या है, ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे ये क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि BDO। ये आप वाला BDO नहीं है जो आप बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो दूसरा BDO है। ये BDO है, और जो आप बनने जा रहे हैं वो है VDO। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्या होता है, खंड विकास अधिकारी सचिव होता है, जिसको हम BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। फिर बात करेंगे यहाँ पर भी 6 समितियाँ कार्य करती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया क्षेत्र पंचायत, इसमें इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर पूछ ली जाएंगी तो सचिव का पूछ लिया जाता है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर सचिव कौन होता है, या पूछा जाता है चुनाव कैसे होता है,
कार्य क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। तो क्षेत्र पंचायत हमने बात की कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसमें दूसरे नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है और इनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकारियों के द्वारा, इन्हीं के सभा क्षेत्र के द्वारा, सभा क्षेत्र में जो होते हैं। कार्य इसका होता है जिला पंचायत और जो है ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य करती है कौन, क्षेत्रीय पंचायत, आपकी क्षेत्र पंचायत। और सचिव की बात करें, इसका सचिव कौन होता है, खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और हम बात करते हैं यहाँ पर भी 6 समितियाँ कार्य करती हैं। तो ये हो गया आपका जिला पंचायत समिति और आपकी क्षेत्र पंचायत समिति हो गई। अब आता है ग्राम पंचायत समिति, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम पढ़ेंगे कल, और कल हम पूरे नगर निकाय को भी निपटा देंगे और इसको भी निपटा देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जो ग्राम स्तर है, ग्राम पंचायत है, ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे नीचे आता है, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पे भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इसको हम फिर से कल बताएंगे। और आयु यहाँ भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी ग्राम प्रधान, पंच, जो सरपंच है, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है एक जो ग्राम पंचायत बनती है, तो वहाँ कम से कम लोगों की आबादी 1000 होनी चाहिए, 1000 की यथासंभव आबादी होनी चाहिए, तभी क्या होता है किसी भी ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है। अगर इससे कम आबादी है तो फिर गठन नहीं किया जाता है, इसे दूसरी ग्राम सभा में मिला दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत जो है सबसे नीचे स्तर पे आता है पंचायती व्यवस्था में, सबसे ऊंचे स्तर पर जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। फिर आगे हम बात करेंगे कि इसका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, आयु भी 21 वर्ष होती है कम से कम चुनाव लड़ने की। और कौन मतदान कर सकता है, जो वयस्क मताधिकारी हैं वो मतदान कर सकते हैं ग्राम सभा क्षेत्र के। अगर यहाँ बात करें सचिव की, तो यहाँ सचिव देखिएगा, यहाँ पर होता है आपका ग्राम विकास अधिकारी। सचिव कौन होता है यहाँ पर, ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी। अब ये जो आप बनने जा रहे हैं वो है ये, ठीक है। ये जो आप बनने जा रहे हैं ये है VDO, जो आप बनने जा रहे हैं वो ये चीज़ है। और जो एक वीडियो होता है वो 5 ग्राम पंचायतों की देख करता है, वो 5 ग्राम पंचायतों को देखता है, याद रखिएगा वो, ठीक है। उसके अंडर में कितने होती हैं, 5 ग्राम पंचायतें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप क्या बनने जा रहे हैं, VDO बनने जा रहे हैं। और क्या बनेंगे, किसी भी ग्राम पंचायत के आप सचिव बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ों को हमने देख लिया। ग्राम पंचायत का सचिव पूछा जाता है कौन होता है, तो होता है ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी VDO, जो आप बनेंगे। और आप क्या करेंगे, आपके अंडर में क्या होंगी, 5 ग्राम पंचायतें होंगी और आप सचिव होंगे वहाँ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, जैसा कि हमने देख लिया, पूरा हमने देख लिया कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, कैसे गठन हुआ, कैसे बनी, सारी चीज़ों को हमने देख लिया, कितने संशोधन हुए और कौन कौन सी समितियां उसके अंतर्गत आती हैं, सभी चीज़ों को हमने देखा। फिर हमने आपका देखा कि जिला पंचायत देखा। हाँ, हमने यहाँ पे तो एक बात, ये क्षेत्र पंचायत में जो है, क्षेत्र पंचायत कुल कितने हैं, 826 हैं, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये भी लिख लीजिएगा। 826 आपकी क्षेत्र पंचायत है और 75 जो है जिला पंचायत है, ये तो आप देख ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया। फिर हमने जिला पंचायत को डिटेल में देखा, फिर क्षेत्र पंचायत को देखा। अब हम कल देखेंगे ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत के साथ साथ हम सारे नगर निकाय को भी देख लेंगे। और कंप्लीट क्लास आपकी क्षेत्र पंचायत जो है पंचायती राज की खत्म हो जाएगी। और पंचायती राज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करिएगा। उसके बाद भी जितनी सारी चीज़ें पीछे की छुट्टी हैं, आगे की छुट्टी हैं, हम यूपी स्पेशल में आपका एक वीडियो में एक क्लास लाके कंप्लीट करा देंगे। और यूपी फिर आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं रहेगा और ना ही आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता होगी। शॉर्ट में ट्रिक के, देखिए इसमें कोई ट्रिक बनने की संभावना ही नहीं थी, ना शॉर्ट में लाने की संभावना थी। तो इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक टॉपिक लेके आएंगे, जो आप जैसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से सिर्फ आपको याद कराने का काम मेरा रहेगा। तो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।